नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकी। कहा मुसलमानों पर नहीं होने देंगे इसका असर। इसे 51% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का इतिहास गवाह है, जब एटम बम गिरता है तो सिर्फ तबाही होती है। दुनिया भी ये बात अच्छी तरह जानती है, मगर दुनिया के सबसे नाकाब मुल्क पाकिस्तान और वहां के हुक्मरानों को परमाणु हथियार मजाक लगता है। एक बार फिर इमरान सरकार के बड़बोले मंत्री शेख राशिद ने भारत के खिलाफ एटमी हमले की खोखली धमकी दी है। इस बार ड्रामा कंपनी के सरताज शेख राशिद नई थ्योरी लेकर आए हैं कि पाकिस्तान की एटमी मिसाइलें जब हिट करेंगी तो भारतीय मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह भारतीय मुसलमानों को ट्रैप में लेने की नई चाल है। उधर दुनिया भर में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हो रही है कि क्या पाकिस्तान की तरह उसकी मिसाइलें भी मजहबी और कट्टरपंथी हो गई हैं, या फिर यह एक शेख चिल्ली धमकी है। पाकिस्तान के शेख चिल्ली मंत्री की खोखली धमकी। अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वार की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। मुसलमानों पर नहीं होगा बम का असर। मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। गधे बेचकर रोटी कमाने वाला देश पाकिस्तान का मंत्री शेख रशीद जब परमाणु हमले की धमकी देता है तो समझा जा सकता है। शेख चिल्ली राशिद जैसा मंत्री पाकिस्तान ही नहीं मुसलमानों का भी मजाक उड़ा रहा है। ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पे और मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत जबरदस्त है। एटम जंग की बकवास पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन खोखली धमकियों पर हंस रही है। खुद पाकिस्तानियों को नहीं समझ आ रहा है कि वो अपने हुक्मरानों के बयानों पर हंसें या रोएं, क्योंकि हकीकत यह है कि इमरान राज में रोटी दाने के लिए तरसते पाकिस्तान की हालत लगातार खराब होती जा रही है और चीन ही एकमात्र सहारा, और इसके एवज में चीन पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल और बढ़ाता जा रहा है। अब देखिए अंदर और बाहर पाकिस्तान की हालत। जुलाई में महंगाई दर 10.74% के साथ रिकॉर्ड स्तर पर है। खाने पीने के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के नाम पर पाकिस्तान ने चीनी बैंक से $25 करोड़ का लोन भी लिया है। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से पाकिस्तान बुरी तरह घिरा हुआ है। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC की तर्ज पर ग्रुप बनाने पर दांव भी उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि सऊदी अरब के बाद संयुक्त अरब अमीरात से भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर इमरान नया पाकिस्तान तो नहीं बना पाए और जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी शेख रशीद जैसे नमूने ले उड़े। आज देश की बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि चीन का चाटुकार पाकिस्तान और उसका मंत्री बिना सिर पैर का बयान देने से बाज क्यों नहीं आते। शेख राशिद से कई बार मिलने का मौका मिला है, कई बार उनका इंटरव्यू भी किया है। उसके कुछ दिलचस्प किस्से आपको सुनाऊंगा कि एक इंटरव्यू के बाद शेख राशिद कैसे भागे थे। आज हम उन्हें शेख राशिद नहीं बल्कि शेख चिल्ली कहेंगे। ऐसे ऐसे सपने देखते हैं कि शेख चिल्ली भी शर्मा जाए। देश की बहस में क्या सवाल है हमारा आज का, पहले हम ये बता देते हैं। क्या पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु हथियारों की ऐसी बात करता है जैसे दीपावली के पटाखे हों। इसी पर वोटिंग के विकल्प हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। और अगर इस शो के दौरान आपकी कोई राय है, सवाल है, या आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा बड़ा सिंपल व्हाट्सएप नंबर है 97
9111002266। इस पर आप अपनी राय भेज सकते हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। आज हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान होगा। एक तरफ हिंदुस्तान की तरफदारी करने वाले हमारे जांबाज वीर सैनिक होंगे जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं इस देश के लिए, और दूसरी तरफ एक नाकाम मुल्क के दो पत्रकार होंगे। मैं उन दोनों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन आपको पता है इस शो में हमारे साथ देश के दर्शक जुड़ते हैं। शेख चिल्ली ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे बयान दिए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अमित मिश्रा के पास, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित मिश्रा, क्या कहेंगे शेख राशिद चिल्ली के इस बयान पर, शेख चिल्ली के इस बयान पर? अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सीधे चलता हूं, तारिक फतेह साहब हमारे साथ जुड़ गए। तारिक फतेह साहब पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन एक लेखक है, पत्रकार है, कनाडा में रहते हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, आप अच्छी तरह परिचय थे उनसे, जांबाज और शूरवीर ऑफिसर हैं। सबसे पहले तारिक फतेह साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये जो शेख चिल्ली साहब हैं, शेख राशिद, इनका कुछ बैकग्राउंड बता दीजिए। हर सरकार में मंत्री कैसे रह जाते हैं और बड़ी कॉमेडियन बातें करते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने बकरा किश्तों में जो पाकिस्तान का फेमस सीरियल था उसको कई बार देखा होगा, उसी तरह की बातें करते हैं। ये बेचारे पिछले 25 साल से ट्राई कर रहे हैं कि इनके बाल में जो कालक डाली जाती है वो किसी तरह परमानेंट हो जाए। तो बेचारों से अभी वो हेयर डाई तो बन नहीं पाई है और उसमें सारी अकल चूस के निकल गई है बेचारे। आप सोचिए, ये 1968 से मैं जानता हूँ इनको, जब ये अय्यूब खान के खिलाफ मूवमेंट चली थी तो ये वो थे जो पुलिस को इन्फॉर्मर, क्या कहते हैं, टुल्ले कहते हैं ना? हाँ, खबरी। इनका वो किरदार था कि फौजियों को ये रावलपिंडी के एरिया में ये बताते थे कि कौन कहाँ है, इसको पकड़ लो, उसको धर लो। ये माशाल्लाह इन्होंने बड़ी खिदमत की, बड़े लोगों के घुटने धोए हैं, पैर धो धो के पिए हैं, और इनका सारा अंदर यही है, तभी तो कंटेमिनेशन हुई है। और जो शख्स सारी जिंदगी अपनी विग को वो डाई करता हो, आप सोचिए, अरे भाई नहीं है बाल तो शेव कर लो, और अगर रखने हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराओ। ये सस्ती मेड इन चाइना विग लगाए हुए उसको काले रंग में डुबो के कब से, आप सोचिए, लगा हुआ बेचारा। अब वो बाल तो हैं, वो होते नहीं है, वो एटम बम का सारा माल इसमें लगेगा। आप यकीन करिए, वो जिस दिन पाकिस्तान अपने एटम बम फोड़ेगा आपको पता चलेगा वो फलूदा निकलेगा उसमें से, उसमें है ही कुछ नहीं। ये यकीन से कह सकते हैं कि वहां खाली एक पटाखा बजेगा और लोग कहेंगे कौन सा फ्लेवर आज फेंका। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चला, आप दूसरे। मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन दिस इज वर्थलेस। ये लोगों को कुछ नहीं पता है, खुदा की कसम। इन्होंने, इनसे अगर आप ये पूछ लें, और बल्कि पूछ लिया करें आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी आपको पता चलेगा वहां किताब पढ़ने का रस्म ही नहीं है। जो मेरे बचपने में वहां किताबों की दुकानें होती थी, वहां आजकल वो फिश टैंक्स बिकते हैं। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, देयर इज नोबडी रीडिंग और बाइंग बुक्स। 500 बुक बिक जाए तो बेस्ट सेलर होती है। तो शेख रशीद तो गए गुजरे लोग हैं सर, जिनको जाने दें। इनसे बहुत ज्यादा माकूल लोग हैं पाकिस्तान में। बदनसीबी है कि वो आगे नहीं आ पाते, और मंत्री भी नहीं बन पाते। जैसे शेख राशिद साहब परवेज मुशर्रफ से लेकर आज तक लगातार मंत्री बने हुए हैं, मंत्री पद बचाए रखते हैं। उनको गठबंधन की राजनीति का बहुत अच्छी तरह पता है। कमर चीमा साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। कमर चीमा साहब, कहां से पकड़ कर लाए हैं? किस चिड़ियाघर से आप शेख राशिद को लेकर आए और मंत्री बना दिया सीधे? देखें, शेख रशीद बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है। आप अच्छा, वो ये वही है ना जो पाव पाव भर के बम बनाते हैं? मुझे लगा टमाटर की तरह बम बेचते हैं। जरा मेरे जवाब सुने ना, मैं जो बात कर रहा हूं। अरे आपने कहा बड़े सीजन्ड है तो मुझे हंसी आ गई। कमर भाई क्या करूं? देखें, आपको तो इसलिए हंसी आनी चाहिए कि इंडिया में रोजाना 1000 बंदा मरता है, 70,000 कोरोना से जो मुतासर होते हैं, और आपको अपनी हुकूमत पे हंसी नहीं आती।
उनकी बैड गवर्नेंस में हंसी आप नहीं तो आती। टेस्ट ही नहीं पूरे करते साउथ भैया, एशिया में हमारे वो मजाक टेस्ट बने करके हुए इलाज हैं। तो हो रहा है। पूरे- 1% के पूरे आसपास साउथ डेथ रेट है एशिया हमारे में- यहाँ, 1% के आसपास डेथ रेट है दुनिया में सबसे कम। मैं भाई अपनी आबादी देखिए, 1.5 अरब आबादी है, आपका 1% भी हजारों लाखों में है। कोई थोड़ा खुदा का नाम है, परसेंट का हिसाब रखा करें। जब आप बोले तो परसेंटेज का जरूर हिसाब रखें। आपकी आबादी 1.5 अरब है, आपकी आबादी कुछ चंद करोड़ों में नहीं है। जरा मेरी बात सुनिएगा, मुकम्मल होने दें। देखिए 150 करोड़ में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं? सिर्फ 24 लाख। यही है ना कमर जी, गणित मुझे भी आता है, मैंने शेख राशिद के साथ पढ़ाई नहीं की है। सुने, कमर ने भी नहीं की है। देखिए आरजू भी जुड़ गई है, शेख राशिद का नाम सुन के मुस्कुरा रही है। वेलकम आरजू, वेलकम टू द शो। देखिए मेरी बात सुने, शेख रशीद जो है वो पाकिस्तान के एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। उनकी राय से अब आप मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या करूं? लेकिन वो पॉलिटिशियन, सुने ना, देखिए बात सुने, वो उसको सियासत करनी आती है, उसको मीडिया की अटेंशन लेनी आती है, खबरों में रहना आता है। देखिए टीवी वालों का, अखबार वालों का काम है सारा टाइम खबरों की तलाश में रहना। वो ऐसी खबर देता है कि ना खबर पाकिस्तान में चलती है बल्कि भारत में भी चलती है। तो भले वो क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, उसको मीडिया खींचना आता है, उसको प्रेस लेनी आती है और वो ले रहे हैं। सो हमें भी पता है पाकिस्तान में वो बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें सर, हमारे बिग बॉस का अगला सीजन चालू होने वाला है, तमाम मस्खरों को बुलाया जाता है उसमें। बोलिए, इनविटेशन दिलवा दूं कलर टीवी की तरफ से। बिग बॉस आएंगे, बिग बॉस में शेख राशिद बताएंगे पाव पाव किलो के बम कैसे बनते हैं। सुने, आपको पता है कि आपके वजीर आजम और सलमान खान से भी मिल लेंगे इस बहाने। और बात तो सुने ना भाई, आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा हमने कोई न्यूक्लियर वेपन जो है वो किसी आपने दिन पे नहीं चलाना, कोई होली पे नहीं चलाना। तो देखें, शेख रशीद और नरेंद्र मोदी एक जैसी बातें करते रहते हैं, हंसने हंसाने वाली। नरेंद्र मोदी को किसने कहा कि ये कहे कि जी हमने होली पे तो नहीं न्यूक्लियर वेपन चलाना, हमने पाकिस्तान के खिलाफ ही चलाना है। अगर उधर से शेख रशीद ने उनके जवाब में इस तरह का चुटकुला छोड़ दिया। वैसे एक बात बताऊं, शेख रशीद जो पाव 1.5 बॉय वाली बात है ना, उसे कहते हैं शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन, जिसे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी कहते हैं। वो उसकी बात कर रहे थे। और बात सुने, जो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए हमने उसको ऑपरेशनल रखा हुआ है। अगर भारत ने कन्वेंशनल जंग छेड़ी तो हम अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को मेंटेन रखने के लिए ये करेंगे। और वो जो कह रहा है वो ठीक है, एक मजाहिया अंदाज में आपको लगा पाओ आधा पाओ उन्होंने कह दिया, लेकिन ये आप भी हंस रहे हैं, आप भी सीरियसली नहीं लेते। कमर चीमा किसको डिफेंड कर रहे हैं? आपने कर ली अपनी तकरीर, कर ली, किसको डिफेंड कर रहे हैं? हमारे कई सारे सीरियल आते हैं, एक कपिल शर्मा शो आता है जिसमें खूब कॉमेडी होती है, एक बिग बॉस आता है जहां तमाम मस्खरों को बंद कर दिया जाता है और ऐसी उठपटांग बातें कहलवाई जाती है उनसे। एक हमारा कॉमेडी सर्कस आता था सोनी टीवी में। बताइए, शेख राशिद को किस में रिकमेंड किया जाए? आपके मंत्री है भाई, कहीं तो रिप्रेजेंटेशन होगा उनका, कहां पे किया जाए? शेख रशीद और नरेंद्र मोदी को किसी एक ही शो में नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं हमने कोई होली पे चलाना है, वो कहते हैं हमने पाव आधा पाव के रखे हुए हैं, तो फिर किसी पल्ले कमर चीमा, अगर थोड़ा भी डिफेंस आप पढ़े होंगे तो भारत पहले ही कह चुका है, जिस दिन उसने न्यूक्लियर बम बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था नो फर्स्ट यूज। आपको भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पता है? आपको पता है भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी? आपकी तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। जिस आदमी ने अपना पूरा मुल्क चाइना को गिरवी रख दिया हो वो क्या पॉलिसी बनाएगा? जनरल सिन्हा बताइए। जनरल सिन्हा, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, जरा सुनवाइए। पाव पाव किलो के बम, और पाव पाव किलो के बम हमारे यहाँ गांव में बोलते थे फुस्सी बम, जो फूटते ही नहीं है। देखिए सुनिए क्या कहते हैं शेख चिल्ली मंत्री। कोर्स स्मार्ट वॉर, नॉट कि हम इतना बड़ा वेपन यूज करें कि जो, क्योंकि उधर मुसलमान है, हमारी टारगेटेड सोच होनी चाहिए। अगर कोई बढ़ता है पाकिस्तान की सरहदों की तरफ तो वी हैव ए स्मार्ट बम that will be hit only that area where there will be ornaments, there will be tanks. Smart atomic bomb? स्मार्ट बम कह दिया उसको, जो मर्जी नाम दो आप। ये देखिए सर, पाव पाव किलो के स्मार्ट बम। इन्होंने अपनी जिंदगी में स्मार्ट टीवी नहीं देखा होगा, पर स्मार्ट न्यूक्लियर बम की बात शेख चिल्ली जरूर करेंगे।
अब इनको मजाक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए जनुल सिन्हा? दीपक जी, जिस देश में एक्यू खान चोरी से करके लाते हैं और आरिफ तारिक फतेह कह रहे थे कि ये सुतली बम से भी गई गुजरी है, और ये जो कह रहे थे ना, ये कमर चीमा साहब, आज तक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं। ये जो सामरिक नॉलेज ही नहीं है, जो कहते हैं ना सवा पम आधा पम, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पेपर से आगे बढ़ी नहीं, और ये कहते हैं इन्होंने बना लिया। एक देश जो चोरी से, और एक्यू खान चोरी करके लाते हैं, कुछ उसका कोई इसका प्रूफ नहीं कि ये चलेगी नहीं चलेगी, और वो कहते हैं स्मार्ट बम है। अरे भाई, स्मार्ट बम आप जब होता है तो आपके इतने पसीने क्यों छूटते हैं जब हम कमर्शियल वॉर की बात करते हैं? आपके, मैं छोड़ देता हूं आपके रसीद, ये जो खान साहब है शेख चिल्ली जी, आपके जो ये इमरान खान है, उन्होंने 3 बार, एक बार यूएन में, एक बार यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, और एक बार जब ये रिफ्यूजी की एक बड़ी समिट के ऊपर में कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास और कश्मीर के ऊपर में हम न्यूक्लियर वॉर करेंगे। तो शेख रशीद जब ये बात करते हैं तो उसी का एक एक्सटेंशन है। और हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम क्या दिवाली के लिए रखे हैं इसके लिए? और मैं आपको याद दिला देता हूं, हमारे एक होते थे जनरल, हमारे चीफ थे जनरल रॉड्रिक्स, और जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हिमाकत यदि सोचेगा तो पूरे दुनिया के नक्शे से इसे मिटा दिया जाएगा, वो है न्यूक्लियर थ्रेट, नो फर्स्ट यूज। हमारी पॉलिसी है, हमारी डॉक्ट्रिन है, मगर इस देश के बारे में इसको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं, हमने दिवाली के लिए नहीं रखा इनको रखा है यूज करने के लिए। और ये जो धमकी देते हैं ना दीपक जी, पाकिस्तान 98 में इसका जब ये किया था विस्फोट और कहा धमाका कर दिया, इनके वर्ड चलते हैं धमाका, और धमाके से कहते हैं हम इस्लामिक कंट्री का लीडरशिप ले लेंगे। और ये शेख रशीद आप देख लीजिए और उनके वीडियो से बोलिए खुद चलाएंगे, ये पाकिस्तान से बाई फ्लाइट पकड़ के भाग गए थे और इनसे पूछा गया कहां जा रहे हैं, इनका बयान है, ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, पूरी विश्व हमारे पीछे पड़ जाएगी। और वही शेख रशीद अभी वो धमकी देते हैं। अब आप बताइए, पूरे विश्व में आपने देखा न्यूक्लियर वेपन के ऊपर में कभी बातचीत नहीं होती, ये छोटी छोटी बातों में कहते हैं हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, स्मार्ट बम चला देंगे, आसाम तक चला देंगे। तो क्या भारत के पास हमने ये रखी है दिवाली में चलाने के लिए? यही प्रधानमंत्री, आपकी पूरे विश्व से, आपके नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही लाइन में सुनना चाहता था। कमर चीमा और आरजू काजमी, भारत पहले ही कह चुका है नो फर्स्ट यूज, लेकिन गलती से आपका आधा किलो, पाव किलो, सवा किलो टमाटर की साइज का बम चल गया ना, उसके बाद पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे पर नहीं बचेगा। मैं सीधे चलता हूं उसी बात पर राय जानने के लिए। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, अंबुज पांडे लखनऊ से। अंबुज, क्या लगता है शेख चिल्ली साहब परमाणु बम की ऐसी बात करते हैं जैसे टमाटर हो, कि टमाटर फेंक देंगे मुसलमान नहीं मरेगा, हिंदू मर जाएगा? देखिए, शेख चिल्ली साहब को लेकर के अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि शेख चिल्ली और नरेंद्र मोदी एक ही तरीके की बातें करते हैं। तो पहले बात तो मैं ये बोल दूं कि शेख चिल्ली या शेख रशीद साहब जो हैं वो बीमारी है, नरेंद्र मोदी उनका इलाज है। दूसरी बात कि पाकिस्तान का नक्शा पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाने की जो बात होती है, तो देखिए दुनिया जंग करने के लिए नहीं चल रही है, दुनिया मानवता और सकारात्मकता के लिए चल रही है। और मानवता और जब सकारात्मकता की बात करेंगे तो पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से ऑलरेडी हट चुका है। दूसरा, जो बेहूदगी भरी बातें उन्होंने बोली है रशीद साहब ने कि आसाम तक हम छोटी मिसाइल छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है ज़रूर होगी उनके पास छोटी मिसाइल, क्योंकि जितनी छोटी उन लोगों की सोच है उतनी छोटी उनके पास मिसाइल भी होगी। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि जैसलमेर से लेकर के आसाम तक कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ इस देश में सिर्फ हिंदू रहता हो या सिर्फ मुसलमान रहता हो। तो वो किसी भी तरीके से ऐसा कोई टारगेट अगर वो करना भी चाहें तो ये संभव नहीं है कि सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान को टारगेट करें। और मानवता और इंसानियत के तौर पे पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से ऑलरेडी मिट चुका है, दुनिया के नक्शे से खत्म हो चुका है। मानवता और इंसानियत के हिसाब से पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट चुका है। सीधे आऊंगा आरजू काजमी के पास। आरजू काजमी, ये वही शेख राशिद साहब है जिनका 2003 में मैं इंटरव्यू कर रहा था, और जब मैंने इनसे पूछा
कि आप आतंकवादी को क्यों पनाह देते हैं, तो ये थोड़ी देर बाद इंटरव्यू छोड़ के भागने लगे। मेरे कैमरामैन को बिठाना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे टकराए पाकिस्तान में ये, जब आपके एसएम कृष्णा साहब वहां पर आए थे और काफी सारी वहां पर विवाद हुआ था इस बात को लेकर कि हमारे होम सेक्रेटरी को बोल दिया गया था कि उनको टेररिस्ट से कंपेयर कर दिया गया था। शेख राशिद साहब फिर एक टेलीविजन डिबेट में पकड़ा है और वो भी टेलीविजन डिबेट वो मेरे सामने छोड़ के चले गए। मुझे बताइए, ऐसे लोगों को क्यों पालते हैं आप? ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बनाते हैं जिनको पता ही नहीं है कि टमाटर पाव किलो का हो सकता है, परमाणु बम हो ही नहीं सकता? देखें, इस तरह के मिनिस्टर हर जगह होते हैं और शेख रशीद साहब हमेशा इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। हमारे यहाँ नहीं है मैडम, माफ कीजिएगा, सिंसियर और सीनियर मिनिस्टर हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, चाइना को कॉलोनी बनाने, चाइना की कॉलोनी बनने की बात नहीं करते हम। नहीं, हम चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम शेख रशीद साहब की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते हैं और हमेशा से देते हैं, और मैंने हमेशा यही कहा है कि ये नॉन सीरियस स्टेटमेंट्स है और एज अ मिनिस्टर उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। चीमा साहब यहाँ मौजूद हैं, 2 घंटे पहले भी हम एक डिबेट में थे और जब मैंने ये कहा तो चीमा साहब डिबेट छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए थे हाथ धो के। तो मैं आज भी इधर भी कहूंगी कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दी है और मैं बिल्कुल इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करूंगी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बोलेंगे जी ये हिंदुओं को हिट करेगा और मुस्लिम्स को हिट नहीं करेगा। क्यों हिंदुओं को हिट करेगा? ये किसी इंसान के लिए नहीं है, ये बिल्कुल भी दोनों देशों को, चाहे पूरी दुनिया में जिसके पास भी न्यूक्लियर हथियार है, वो चलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ पे इसलिए डिबेट नहीं करते कि हम एक दूसरे को बताएं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स चलाते हैं, नहीं, हम अमन। वेल आरजू, अब जरा कमर चीमा और आरजू काजमी आमने सामने आ जाए, फिर तारिक फतेह साहब भी जुड़े हुए हैं और जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए। आरजू काजमी और कमर चीमा। आरजू काजमी ने बता दिया कमर चीमा की शेख राशिद निहायत ही शेख चिल्ली और बेवकूफ किस्म का मिनिस्टर है, इनने कह दिया। मैं बेवकूफ शब्द अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, लेकिन हकीकत उनके बारे में यही है। उनका ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। 5 बार मिला उनसे मैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा, उनको जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देनी चाहिए। वो मिनिस्टर है, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी इस बात को। वर्सेस पाकिस्तान कमर चीमा बोलिए। आरजू काजमी नहीं सपोर्ट कर रही हैं, आप तो बोल रहे हैं उनको खबरों में रहना आता है। देखिए, खबर तो गिर गई पाकिस्तान में ही। देखिए, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, पर मैं ये समझता हूं कि जो शेख रशीद ने कहा, देखिए भारत जो है ना, भारत ना तो अमन की जुबान समझता है। हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जब तक लित्तर पौला नहीं होगा, हमारे पंजाबी की मिसाल है। लाहौर बस कौन लेके गया था? जब तक आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो किसको बुलाया था इनविटेशन देकर शपथ विधि में? कमर चीमा बताओ ना, शांति की बात नहीं समझता। मुझसे एग्जाम्पल सुन लो, मुझसे एग्जाम्पल सुन लो, मुझसे एग्जाम्पल सुन लो, मुझसे एग्जाम्पल सुन लो। लाहौर बस कौन लेके गया था? उस बस में मैं भी था, मैं भी था उस बस में। सच्चा और शेख रशीद ने कह दिया तो गलत कह दिया। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? हमने दिवाली पे चलाने हैं, इसका क्या मतलब है? शेख रशीद ने जो इमरान खान को जवाब दे रहे हैं मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी वजीर आजम है, एक मुल्क का वजीर आजम पॉलिसी स्टेटमेंट देता है। कमर चीमा शेख रशीद के अस्पताल का इंजेक्शन लेकर आए हैं। कमर चीमा शेख रशीद के अस्पताल का इंजेक्शन लेकर आए। तारिक फतेह साहब, फिर जनरल बख्शी। तारिक फतेह साहब। नरेंद्र मोदी वजीर आजम है। एक सेकंड, आखिरी बात कर लूं सर। नरेंद्र मोदी जी वजीर आजम है, पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं। वो जो कहते हैं उसकी बड़ी अहमियत है। शेख रशीद मिनिस्टर है, कौन सी पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो? अच्छा, मेरी गाल सुनो एक सेकंड सर। इमरान खान नरेंद्र मोदी ने, एक सेकंड, नरेंद्र ये तो छोड़ दें। अरे जनरल साहब, वहां कोई मिनिस्टर हैज नो अथॉरिटी। फौज चला रही है, फौज लूट रही है, छोड़ दें। ये हमारे दोस्त जो पाकिस्तान से भी बोल रहे हैं, बड़े इनकी हिम्मत है कि ये बात भी कर लेते हैं, चीमा साहब इंक्लूडेड। बात सारी ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने कहा वो आप उसको या तो गलत समझ रहे हैं या गलत इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने कहा व्हाट ही मींस इज के वी आर नॉट सेविंग दिस टू हैव फायरवर्क्स। द ओनली यूज ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज एज अ डिटरेंस के वी विल नॉट फर्स्ट यूज पॉलिसी। लेकिन इट इज अ वेरी टंग इन चीक मेथड के कहना कि ऐसे ही नहीं संभाल के रखे हुए डेकोरेशन के लिए।
दिवाली के लिए। ही डिड नॉट से कि दिवाली के दिन हम फोड़ेंगे या दिवाली या होली पे फोड़ेंगे। ये एक गलतफहमी की बात है। बात सर ये है कि दिस मैन शेख रशीद डजंट डिजर्व टू बी इन एनी कैबिनेट, इन एनी गवर्नमेंट, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की थी, अयूब खान की थी, बड़े ज़हीन लोग भी हैं पाकिस्तान में, हर टाइप के लोग हैं। कई मिनिस्टर्स मैंने देखे हैं दैट यू रियली गेट इंस्पायर्ड। लेकिन ये जो है, इसको मैं कह रहा हूँ हेयर डाई अपनी करा ले, ठीक है। ये वाहिद आदमी दुनिया में जो अपनी विग की डाई कराता है। ही इज द स्टूपिडेस्ट मैन दैट वॉक्ड इन रावलपिंडी इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ रावलपिंडी। क्यों इसको ये भी नहीं पता होगा कि रावलपिंडी का नाम रावलपिंडी क्यों है, रावल कौन थे, किस उन्होंने क्या पिंड बनाया। ये वहां बैठे हुए हैं अयूब खान के जमाने से चमचागिरी करके, अब तो बुढ़ा हो गया, तब भी इसने ढंग की बात नहीं की। ही इज द कोर्ट जस्टर ऑफ एवरी गवर्नमेंट। तो उससे ना कंपेयर करें कि ये पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है। ऑनेस्ट टू गॉड, मैं कोई पाकिस्तान को हर वक्त डिफेंड नहीं करता हूं, लेकिन ये समझें कि पाकिस्तान इज बीइंग रूल्ड बाय ये बाजवा साहब, जिनकी तस्वीर है, जिन्हें अभी कल सऊदी किंग ने निकाला घर अपनी दुकान से, निकल जाओ यहां से बिगोड़े, ये प्याले लेके गए थे। इस फौज ने जो नुकसान पहुंचाया दुनिया भर में, जब 50,000 पाकिस्तानी फौजी यमन के अंदर डले हुए थे, 10,000 तो एक दिन में POW बन गए वहां पे। ना उन फौजियों का कसूर है, किसको ये कभी नाइजीरिया में भेजा हुआ होता है। हेटी के अंदर देखिए कि पाकिस्तान UN के POWs के पे रेप चार्जेस चल रहे हैं। दिस इज एन आउट ऑफ कंट्रोल मिलिट्री, जिसमें ना कोई ट्रेडिशन इस्लाम की है और ना ही ब्रिटिश फौज की है। ये सारे ठेकेदार हैं, किसी का लाइसेंस है, किसी की फैक्ट्री है, कोई फॉल्टी पासपोर्ट बना के कनाडा में बैठा हुआ है। कई मुझे मिले हैं ऐसे लोग। ठीक है, आरजू के पास चलता हूँ। आरजू, जब मैं शेख राशिद के सामने आया और मैंने 2003 का इंटरव्यू याद दिलाया, तो जो एंकर थे, मेरे ख्याल से समा टीवी या जिया टीवी था, उनको बोलते अरे भाई इनको क्यों बुला लिया, इनको क्यों बुला लिया, इनको क्यों बुला लिया, ये तो उल्टी बात करेंगे। अब मुझे बताइए, भारत पाकिस्तान की समिट हो रही है, उसमें शेख राशिद जैसे आदमी को तब भी परवेज मुशर्रफ लेकर आए थे जब आगरा समिट हुई थी। लोग इंतजार कर रहे थे और शेख राशिद ने पहले ही बोल दिया समिट फेल हो गई, समिट फेल हो गई, समिट फेल हो गई। बातचीत तब भी चल रही थी, मैं उस वक्त जेपी होटल के अंदर मौजूद था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आरजू आदमी कि इनको किस अजायब घर से लाए हैं आप, किस अजायब घर से? नहीं सर, ये हमेशा से ऐसी ही बातें करते हैं, आपको मालूम होगा, आप हिस्ट्री में देख सकते हैं इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं। लेकिन उसको उन बातों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। काफी पुराने पॉलिटिशियन है हमारे और हमेशा इसी किस्म की बातें करते हैं। और मुझे जो ऑब्जेक्शन है इनकी बात पे वो ये कि इन्होंने जब ये कहा कि ये बॉम्ब जो है ये मुस्लिम्स को छोड़ देगा और हिंदुओं को मारेगा, तो ये करके ये और ज्यादा नफरतें बढ़ाने वाली बात है। मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर रही हूँ कि नफरतें बढ़ाने वाली बात है। और बाकी आप भी जानते हैं, सब लोग जो बैठे हुए यहाँ देख रहे हैं वो सब जानते हैं कि न्यूक्लियर आइटम्स बम ऐसे नहीं है कि कोई भी चला दे और कुछ ना हो, इससे सारी दुनिया तबाह हो सकती है। तो बिल्कुल इस चीज को जलबख्शी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये शेख राशिद ने ऐसा कौन सा बम बनाया होगा जो मुसलमानों को छोड़ देगा और हिंदुओं को मार देगा? जो न्यूक्लियर रेडिएशन होगा उसमें क्या कोई मिसाइल लगा होगा या उसमें कोई पैमाना लगा होगा जिससे पता लग सके ये मुसलमान है और ये हिंदू है? क्या बात कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, तो एक तो या तो खुदा जाने या शेख रशीद जाने। ये 1.5 पाव के बॉम्ब, 2 किलो 2 पाव के बॉम्ब, 2.5 पाव के बॉम्ब बना के ये दुनिया भर को धमका रहे हैं। और देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बेसिक डिसिप्लिन। सारे पाकिस्तानी जो हमारे इंटरलोक्यूटर्स हैं वो भी हमें कह रहे हैं कि साहब ये वाहियात और बेवकूफ स्टेटमेंट, बेतुकी, और मतलब ये इतना सीरियस मामला है कि एक जो स्टेट फंक्शनरी है उसको अगर उसके दिमागी हालात ठीक नहीं, तो ये इमरान खान साहब का काम बनता है कि उन्हें फटकारे, उन्हें अपनी जगह में रखें, कीप हिम इन हिज प्लेस। अगर उनसे नहीं होता तो पाकिस्तान की फौज तो सारा वो इमरान खान साहब को नाच नचा रही है कठपुतली का, वो क्यों नहीं उनको कंट्रोल कर सकती? क्योंकि आप इस तरह का बकवास अंतरराष्ट्रीय दर्जे पर नहीं कर सकते। और असलियत ये है, मैं बता दूं हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को,
कि देखिए गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। 2.5 महीने से 3 महीने के तकरीबन कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट चला था। 2 डिवीजन लड़ी थी, हमारी बोफोर तोपें चली थी, हमारे मल्टी बैरल ग्राड रॉकेट लॉन्चर चले थे, हमारी एयरफोर्स के मिराज दबादब बॉम्बिंग कर रहे थे। अरे साहब, हमको तो न्यूक्लियर बॉम्ब की चाहे 1.5 पाव का चाहे 2.5 पाव का, हमको तो कोई बदबू तक नहीं आई थी। तो ये मतलब देखिए, मजाक इज कॉमिक रिलीफ दुनिया के स्तर पे नहीं चाहिए लोगों को। दुनिया एज इट इज परेशान है। I don't think people are in a mood for humor of a idiotic kind, you know, zany kind of a humor, bizarre, absolutely bizarre. कभी 2.5 पाव, कभी 1.5 पाव के बॉम्ब की बात करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि साहब हमारे पास ऐसा बॉम्ब है जो केवल हिंदुओं को मारेगा और मुसलमानों को नहीं मारेगा। बेसिक फिजिक्स तो पता होनी चाहिए ना। रेलवे के मिनिस्टर हैं ये, सर, वो कह रहे हैं कि रेलवे के कर्मचारियों से मैं मिसाइलें बनवा सकता हूं। ये भी बोला है उन्होंने कि मेरे रेलवे के कर्मचारियों को लाऊंगा, सब मिसाइलें बनाएंगे और इंडिया को उड़ा देंगे। ये भी बयान है उनका। अब आप उनकी मेंटल कैपेबिलिटी समझ सकते हैं। नहीं, मेंटल कैपेबिलिटी तो अगर हो तो बात की जाए ना साहब। मेंटल कैपेबिलिटी, आईक्यू की बात तब की जा सकती है अगर एक आदमी इज नॉट स्टार्क रेविंग मैड, वो सरासर पागल नहीं है। इनका तो मेरे ख्याल दिमागी हालत जो लग रही है, इनको तो नियरेस्ट पागल खाने में डालकर सफेद कोट पहनाना चाहिए जिसके बटन पीछे होते। ही इज डेंजरस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान के ऑफिशियल नुमाइंदे हैं, क्योंकि ये एक मिनिस्टर का ओहदा होल्ड कर रहे हैं। सो द वर्ल्ड कैन नॉट टेक इट एज सम काइंड ऑफ अ idiotic, misplaced, dangerously misplaced sense of humor. दोनों इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क हैं। न्यूक्लियर मुल्क में कुछ जिम्मेवारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको मालूम है कि दिस मैन पुट्स हिज फुट इन हिज माउथ एवरी टाइम ही ओपन्स इट, या तो इनको पोर्टफोलियो से डाइवेस्ट करें या इनको फटकार लगाएं। इतनी तो चलती होगी इमरान खान साहब की। मुझे नहीं लगता उतनी चलती है, क्योंकि वो तो रोज ही ऐसे बयान देते हैं। और दूसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहता हूं सर, वो जैसे ही मोदी जी का नाम लेते हैं उनको करंट लगता है। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, जैसे ही मोदी का नाम लिया उनको तुरंत माइक पे करंट लगा। उस पर आऊं, लेकिन इस बीच एक बेहद गंभीर खबर आ रही है। ये हमारे खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, उधर पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि पाकिस्तान राम मंदिर पर भारत से जो बीएचपी, संघ और बीजेपी के कुछ नेताओं पर हमलों की साजिशों में जुटा है। खुफिया एजेंसियों की तरफ से 3 राज्यों को अलर्ट भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान भारत में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग से जुड़े अपराधियों का इस्तेमाल करके भारत के राम मंदिर से जुड़े नेताओं के खिलाफ प्लान बना रहा है। इस साजिश में दाऊद गैंग को एक्टिव किया गया है, जिनके जरिए पाकिस्तान बीजेपी, संघ और बीएचपी के बड़े नेताओं पर हमले की फिराक में है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को गुजरात एटीएस ने छापेमारी में दाऊद के करीबी शूटर को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि वो गुजरात के एक बड़े नेता पर हमले को अंजाम देने के लिए आया था। सीधे चलता हूं अपने सहयोगी रुमानुल्लाह खान के पास। रुमान, ये बताइए कि कहां से ये खबर निकली है और ये जो शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है गुजरात में, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? और पाकिस्तान अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन में जरूर ये काम कर रहा होगा। देखिए, बिल्कुल जैसे राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ है वैसे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इससे पहले भी आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग करके भारत में गड़बड़ी फैलाने, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश को अंजाम दिया था। इस बीच अहमदाबाद से जो एक अपराधी पकड़ा गया है, अंडरवर्ल्ड का शार्प शूटर पकड़ा गया है, ये छोटा शकील का शार्प शूटर है और इसको अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिससे आईएसआई के कई प्लान का गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इरफान है जिसका नाम, और गुजरात की एटीएस ने अहमदाबाद से इसको गिरफ्तार किया है। छोटा शकील का शार्प शूटर है और इरफान बीजेपी के नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। दरअसल आईएसआई ये चाहती है कि भारत में राम मंदिर निर्माण के दौरान गड़बड़ी फैलाई जाए, देश के छोटे बड़े शहरों में सांप्रदायिक दंगे कराए जाएं, जिससे कि माहौल बिगड़े, और इसके लिए आतंकी संगठनों के साथ साथ देश में मौजूद अपराधियों को भी इस काम के लिए
इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। अंडरवर्ल्ड, जिसमें खासतौर पर दाऊद इब्राहिम का नाम है, उससे इस सिलसिले में मीटिंग की गई है ताकि उसके नेटवर्क का इस्तेमाल करके देश में स्थिरता की स्थिति पैदा की जा सके। हालांकि खुफिया एजेंसियां ने इस पूरे जो इसका भांडाफोड़ कर दिया इनकी साजिश का, और तमाम राज्यों को इसका अलर्ट भेज दिया है। खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से सूचनाएं जुटा रही हैं, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है और गृह मंत्रालय हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलता हूं कमर चीमा के पास। कमर चीमा, ये बताइए मुझे कि मंदिर तो बन गया, कोर्ट के आदेश पर बना, देश भर में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सब इस मसले पर साथ हैं, ये पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा, आप तो पूरी तरह से एक फेल्ड नेशन है, बर्बाद राष्ट्र। कल सऊदी अरेबिया ने आपको भगा दिया, अपना $1 बिलियन का कर्जा वो वापस मांग रहा है, आपके यहाँ खाने के पैसे नहीं है, कटोरा लेकर इमरान खान देश देश में घूम रहे हैं, उसके बाद भी साजिश। ये क्या, ये सोच क्या है आपके देश की, बताइए ना। देखें, राम मंदिर बनने से हमें एक चीज तो पता चल चुका कि इंडिया के अंदर एक हिंदू मजहबी हुकूमत, एक हिंदू मजहबी जुडिशरी, हिंदू मजहबी लेजिस्लेटर और हिंदू मजहबी एग्जीक्यूटिव मौजूद है, जो कि मजहब की बेस के ऊपर पूरा मुल्क चला रहा है। मजहब के बेस के ऊपर जब आपने पाकिस्तान लिया था, उसको भी याद कर लीजिए। मजहब के नाम पर जब आपने पाकिस्तान लिया था, कमर चीमा, उसको भी याद कर लीजिए। उसको क्यों भूल गए, उसको क्यों भूल गए, बताइए। भैया यही बात अहम है। आप तो कहते हैं हम सेकुलर हैं, हम तो सेकुलर हैं, इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और किस चीज जज, एक जज जो था उसके अंदर वो मुसलमान भी था। कमर चीमा, 5 जजों की बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसमें एक जज मुसलमान भी था। आप क्या बताएंगे भारत को सेकुलरिज्म? ऐसी सियासत, ऐसा काम जिसमें मजहब का इस्तेमाल ना, उसको सेकुलर कहते हैं। पर आपने जो मजहब कूट के भर दिया हिंदू मजहब को और कहते हैं हम सेकुलर है, भाई ये किस तरह की ड्रामेबाजियां आप दुनिया को थोड़ा चाइना के लिए भी बोल दो ना। मस्जिद तोड़ के पब्लिक टॉयलेट बन गया कमर चीमा, चाइना के बारे में बोल दो। मस्जिद तोड़ के पब्लिक टॉयलेट बन गया, शिनजियांग में बना कि नहीं बना बताओ। आपके दोस्त चाइना, आपके आका चाइना ने बनाया मस्जिद तोड़ के पब्लिक टॉयलेट। कैसी जुडिशरी है? मस्जिद के कमर चीमा, जवाब तो दे दो। शिनजियांग में चीन ने मस्जिद तोड़ के पब्लिक टॉयलेट बनाया कि नहीं बनाया? एक लाइन बोल पाए इमरान खान। लगता है चीन को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बताओ। अरे अपने आका, अपने पप्पा, डिस्कस कर लो। आपके अब्बू जान है चीन वाले, आपके अब्बू जान है चीन वाले, उनको तो डिस्कस कर लो। भाई एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए। आपकी अम्मी जो है ये उनको बताओ ना। मेरे अब्बू और अम्मी तो परलोक चले गए। तारिक फतेह साहब, मेरी बात सुन। एक सीधी बात है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में भी नहीं है। जो शख्स, जो राजा, जो महाराजा, जो वैशी हमारे देश पे हमला करेगा, वो हमारा हीरो नहीं हो सकता। ये तो पहले तय होना चाहिए ना, चाहे हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं। जिस शख्स ने आके सबसे ज्यादा मारपीट की मुसलमानों की सूबा सरहद में और पंजाब में, गर्क कर दिया, वो आया, बाबर बैठा और हम बैठ के कह रहे हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद है। अरे किस इस्लाम के कानून से तुम वैश्यों को अपना बाप मानने के लिए तैयार हो? वो थूक के गया हिंदुस्तान पे, वो ना पैदा हुआ ना मरा। उसकी पढ़ लीजिए तो उसके बाबरी कि वो आपको क्या समझता है हिंदुस्तानियों को। असल मसला ये कि पाकिस्तानी अपने आप को बी ग्रेड का तुर्क समझते हैं आजकल। आप देख लीजिए, बच्चों के नाम भी तुर्क हो रहे हैं, लड़कियों के लिबास भी तुर्क हो रहे हैं। ये गुलामाना जहनियत जो है पाकिस्तान की, कि वो अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते। लाहौर में रह के इनको नहीं पता लव कौन है, ये इंडस पे रह के इन्हें नहीं पता हिंदू रिवर क्या है। ये मोहनजोदारो के दुश्मन, ये भंबोर के दुश्मन, ये टैक्शिला को जलाने वाले, ये बलोचिस्तान में कत्लेआम करने वाले, ये आके बात कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट खड़ा हुआ। अरे हिंदुस्तान में अगर हिंदू मंदिर नहीं होगा तो कहां जाके इंग्लिस्तान में होगा? 22 मुल्क, 50 मुल्क इस्लामी, उनका पेट नहीं भरता है मस्जिदें बनाने से। तुर्की के अंदर आप बताइए, 1 मिलियन आर्मीनियन को मार मार के
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किया, उसमें कई तो कलकत्ता में आके पनाह ली उन्होंने। किस बात पे? कि ईसाइयों की मस्जिद पे कब्जा करके उसे मस्जिद बनाई। शर्म आनी चाहिए उस मुसलमान को जो अपने हाथ से नहीं बना सके, दूसरे के गिरजे को कब्जा करके करे। और जिसने राम जन्मभूमि मंदिर था उसको तोड़ा, और जिसकी वैलिडेशन की के मोहम्मद ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो मुसलमान है, उसने कहा इस मस्जिद के नीचे मंदिर था, और ये अभी तक बैठे हैं बाबरी मस्जिद के लिए। और हिंदुस्तान के मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी पंजाबियों और महाजनों उर्दू बोलने वालों को बड़ी तकलीफ है। अरे भाई तुम्हें मस्जिदें बनानी है, जाके जब चीन में मस्जिद बना के देखो ना। बेटे का नाम मोहम्मद रखना, चलो जाओ हज पे जाओ, उइगर बैठे हुए वहां। ना 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 ना, वो पैसे देते हैं असल में। बिल्कुल पिंप जैसी हालत होगी कि जो हमें पैसे देगा हम अपनी बेटियां दे देंगे। भाई आप पैसे दे दीजिए, हम आपको दे देते हैं। कभी सऊदी अरेबिया को, कभी ईरान को, कभी अमेरिका को, आजकल चीना के बाद जा रही। ठीक है आरजू काजमी, मैं गोल्डी सहगल के पास चलता हूं। मेरे सवाल का जवाब सोच के रखना। भारत और पाकिस्तान दोनों अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों से अपने मजहब के नाम पे मुल्क मांग लिया, फिर आप अमेरिका के गुलाम हो गए, अब आप चाइना की कॉलोनी बन गए हैं। आपका कोई रगों में अपना कोई पाकिस्तानी खून है कि या चाइना का खून इंजेक्ट कर रहे हैं? गोल्डी सहगल, पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? गोल्डी सहगल, मेरे दर्शक गाजियाबाद से जो कह रहे कि पाव पाव किलो के बम बरसाएंगे हम। दीपक जी, अभी जो कमर जी और जो चीमा जी बोल रहे थे, ये जो शेख चिल्ली जी की बात चल रही थी इतनी देर से, इनको जो मंत्री हैं इनको हमें इंडिया में बुला लेना चाहिए, चिड़ियाघर में रख के। इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे जो ये शेख चिल्ली वाली बातें कर रहे हैं, परमाणु बम, अणु बम। इनको इंडिया बुलवा लीजिए आप, यहाँ पे चिड़ियाघर में रख के जो इनसे पैसे मिलेंगे ना, उनको हम पाकिस्तान को दे देंगे, उनसे इनका कुछ खर्चा चल जाएगा। ठीक है, सीधे आरजू भेज रही है आप। चिड़ियाघर हमारा बिल्कुल आमंत्रित कर रहा है, हमारे दर्शक ने भी बोल दिया, भेज दीजिए शेख राशिद को, चिड़ियाघर में रख लेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, 2-4 पाकिस्तानियों को रोटी मिलेगी शेख राशिद के नाम पे। बोलिए क्या कहेंगी? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा एक दर्शक कह रहा है। देखें, नहीं खैर मैं ऐसा नहीं समझती। और दूसरा भी जो तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि वो तो चले आपकी कोर्ट ने परमिशन दी है तो राम मंदिर बन रहा है, लेकिन उसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मुझे लगती। पाकिस्तान को क्या फायदा कि वो आपको अटैक करे या कुछ करे। तारिक फतेह साहब जैसे कह रहे थे कि नीचे मंदिर था, मस्जिद के नीचे, तो दुनिया तो हजारों साल पुरानी। अरे मुझे बताइए ना, के नीचे भी कुछ और होगा। 67 में क्यों अटैक किया? 67 में क्यों अटैक किया? उसके बाद क्यों अटैक किया? बांग्लादेश की क्यों वार करवाई? करगिल वार क्यों कराई? आप बोल रही है पाकिस्तान क्यों अटैक करता है? 4 वार आप हार चुकी है, उसके बाद बोल रही है पाकिस्तान क्यों अटैक करेगा? गजब बात है आपकी। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे बताइए, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होगी कि वो राम मंदिर बनने से रोकेगा? आपके यहाँ भी एक ऐड आता है। सुनिए आरजू, वो एक ऋण हमारे यहाँ ऋण टिकिया होती है ना, जिसे कपड़े धोते हैं, उसका ऐड आता है। भारत में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है, मैंने देखा है। तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम है, खुद कंगाल हो गया है, लेकिन कंपेयर इंडिया से करना है। आपकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? इमरान खान रोज सोचते होंगे। सर, पाकिस्तान हमेशा भारत से कंपेयर करेगा, अमेरिका से तो कंपेयर नहीं करेगा ना जाके। हमारे साथ तो बनती तो आपकी ही है, हमारा तो वही है। वो जो उमर शरीफ, वो जो हमारे कॉमेडियन है, उसने कहा था ना कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो हस्बैंड वाइफ जैसे हैं कि हर वक्त झगड़ा भी रहता है, लेकिन ज्यादा लंबी भी होनी नहीं चाहते, तो इस वजह से हर वक्त लड़ते भी रहते हैं। मैडम, तलाक हो चुका है और आपके यहाँ पे उमर को भी बर्बाद कर दिया गया। तलाक हो चुका है, उमर भी बर्बाद हो गए कॉमेडियन के तौर पर। बकरा किस्तों में देके चले गए वो। जनरल बख्शी को मैं यहाँ पर लाऊंगा। जनरल बख्शी, ये कैसी, मुझे लगता है कि आरजू की जो भावना है ना, ये खुद इलाहाबाद की रहने वाली है। कुछ दिन बाद हमको इनको इंडिया की तरफ से बुलवाना पड़ेगा। जनरल बख्शी, कैसा लगेगा आपको? देखिए, मैं एक चीज तो क्लियर कर दूं ताकि चीमा साहब, आरजू बिटिया जाके अपने फौजी हुक्मरानों को बता दें। आप ये ट्राई करके देख लीजिए साहब, हाँ, आप ट्राई करके देख लीजिए इसका कोई टेररिस्ट रिएक्शन करना राम मंदिर का या किसी भी मुद्दे का। और अगर खुदा कसम आपके ऊपर नहीं आया बरसात बमों की, तो आप जो है हमारा नाम बदल दें।
आपको बता दिया है, इस सरकार ने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी, छोटे पैमाने पे करी, मतलब कंपैरेटिवली। इस आप इसको रहने दीजिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। 3-4 महीने आप चुप रहे, फिर चुलबुली शुरू, फिर आपके ऊपर जो है वहां पे स्ट्राइक हुई बालाकोट में हमारे विराट जहाजों से पाकिस्तान की टेरिटरी। ठीक है साहब, तब से 1.5-2 साल चुप है, कोई बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट वारदात अंजाम देने की हिम्मत नहीं हुई। आप करके देख लीजिए। और यहाँ मूड इतना खराब है, एक लोग कोरोना से परेशान हैं, आप समझते हैं कि भारत का पेशेंट इनएग्जॉस्टेबल है। आप समझते हैं कि भारत ये तमाचा सह के मुंह पे चुपचाप आपकी शक्ल देखेगा? आपके तुर्की भाई बचाएंगे आपको। सऊदी अरेबिया ने तो उठा के पैसे पटका है जैसे दूध से मक्खी। और साहब, अगर आप समझते हैं कि चीन आपको बचाएगा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 1971 में जब आपका मुल्क 2 टुकड़े हो रहा था, तब चीन ने ठेंगा दिखाया था, आपको ठेंगा किया। ठेंगा उम्मीद बांध के मत रखिएगा, प्लीज गलतफहमी में मत रहिए। हम बड़े क्लियरली बता रहे हैं साहब, आप करके देखिए, आप करके देखिए, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है कमर चीमा साहब, मेरा सवाल है, जनरल बख्शी ने बड़ी दो टूक बात कही, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और अपना सवाल पूछता हूँ। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां बड़े ट्रक चलते हैं, पाकिस्तान में भी बड़े ट्रक चलते हैं, और उसमें कुछ कुछ लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह खाला, 9-2-11। वैसे ही हमारे ट्रकों पे लिखा रहता है, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब कुछ पाल, मुगालते मत पाल। ये पाकिस्तान इतना मुगालते पाल के क्यों बैठा रहता है, जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं अंग्रेजी में? देखें, मैं जनरल 2 जनरल बैठे हैं, दोनों को बता रहा हूं। आपको आदत है रात के अंधेरे में हमला करने की, और हमें आदत है दिन में अंदर घुस के मारने की और जहाज गिराने की, अभी लंदन पकड़ने की। आपको पता है हमने किया था, और आगे आज का मेरा शो कॉमेडी शो हो गया। आज का मेरा शो कॉमेडी शो हो गया। थैंक यू कमर चीमा, कॉमेडी शो के लिए थैंक यू। 4 जंग हार चुके हैं आप हमसे, कॉमेडी शो के लिए थैंक यू कमर चीमा। करतारपुर कॉरिडोर खोला, आपने कहा दहशतगर्द हमला हो जाएगा, करतारपुर खोला। अभी राम मंदिर बना रहे हो कि दहशतगर्द हमला हो जाएगा। इधर मेरी बहन मोहब्बत की बात हो, और इनसे क्या मोहब्बत की बात हो, अपने पेट पे गोलियां बांध के तैयार बैठे हैं। दिन से अमन की बात नहीं हो सकती। दिन के उजाले में हमला करने वाले कमर चीमा साहब, छोटा ये चलेगा तो ये ठीक रहेंगे। प्यार मोहब्बत इंडिया नहीं। जनरल सिन्हा, मुझे लगता है आपको जवाब देना चाहिए कमर चीमा को कि कौन रात में हमला करता है और कौन दिन में मार खा के जाता है। कौन दिन में मार खा के जाता है? कमर चीमा, कारगिल में तो आपने अपने भाइयों की लाशें भी नहीं उठाई थी, हमको करना पड़ा उनको सुपुर्दे खाक, हमको करना पड़ा सुपुर्दे खाक कारगिल में आपके भाइयों को, हमको करना पड़ा सुपुर्दे खाक। शर्म नहीं आती आपको जनरल सिन्हा? सुन ले चीमा जी, सुन ले चीमा जी, सुन ले 4 बजे जी, चीमा साहब सुन ले। कारगिल के वार में मैं खुद था एज ए कमांडिंग ऑफिसर, और पाकिस्तान के अंदर में था। आज बता रहा हूँ, सुने चीमा साहब, सुने। जो एनएलआई की आपकी यूनिटें लगी हुई थी वहां पर, जिनको आपने कह दिया ये आतंकवादी आगे बैठे हैं, वो हमारे नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, वो तो आतंकवादी आ गए और आपके हाइट में बैठे हुए हैं। जो एनएलआई के लोग थे, मैं वो कहते हैं कि देखो ये कौन सा मुल्क है, कैसा बेरहम मुल्क है। क्योंकि हम लोग सियाह हैं तो ये तो कहते हैं कि हम आतंकवादी, हम बैठे हैं। आप तो एनएलआई की बॉडी 5-6 लोगों को जब हमने मारा, और हम बॉडी लेकर, फर्स्ट एनएलआई सोल्जर की बॉडी में लेकर आया था 5 लोगों की। पाकिस्तान कहता है ये तो हमारे हैं नहीं, ये तो आतंकवादी हैं। और एनएलआई का कमांडिंग ऑफिसर वो कहता है, अब मैं कर्नल साहब आप कहो मैं इस देश के आगे खड़ा हो जाऊं, ये है देश। ये तो आप कमर चीमा, जो आप कहते हैं ना रात के अंधेरे और दिन के उजाले की बात करते हो, किस कौन से उजाले की बात? रात के अंधेरे में अपने लोगों को बेच करके कहते हैं आतंकवादी चलाया, और जब भाई साहब सुने, बॉडी नहीं लेते। करतारपुर खोला, आपने कहा दहशतगर्द आ जाएंगे।
अभी राम अरे करगिल की बात कर रहे हैं, अभी जनरल बख्शी से भी पूछूंगा। भाई साहब पेल के मारा है जनरल बख्शी ने करगिल में, अभी बताएंगे आपको कैसे मारा है, अभी बताएंगे जनरल बख्शी। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं और ब्रेक के बाद बताऊंगा कितना मर्द देश है पाकिस्तान। ब्रेक के बाद गधों को भी नहीं छोड़ता। ब्रेक के बाद